केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 10वां लेक्चर है जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ये जो टॉपिक है ना, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिखरा हुआ है इधर उधर। कोई रिएक्शन हम लोग किसी चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं, कोई रिएक्शन हम लोग किसी दूसरे चैप्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना सारी की सारी रिएक्शंस का एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको एक ही लेक्चर में दे दिया जाए। जब ये सारी रिएक्शंस अलग अलग चैप्टर में और डिटेल में स्टडी की जाएंगी तब आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए आज के लेक्चर में मैं 3-4 टाइप की जो भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलती हैं सबका मैकेनिज्म आज ही स्टडी करने वाले हैं। बहुत बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सारी रिएक्शंस के बारे में, ताकि जब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में तो हमें कम से कम ये पता हो कि इन रिएक्शंस का आखिर मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस को पढ़ना। देखो, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से टाइप की होती हैं। हमारे लेवल पे जो जरूरी हैं वो 4 तरीके की हैं: सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। इन चारों रिएक्शंस के नाम में ही इनका मतलब छुपा हुआ है। इनके नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि इन रिएक्शंस के अंदर होने क्या वाला है। आप लोगों को बस एक बात ध्यान रखनी है जो कि मैंने 3-4 लेक्चर पहले बताई थी। कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही तरीके से होती है। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन की तरफ। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस जगह से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। हमेशा हर रिएक्शन के अंदर यही होने वाला है। इन्हीं रिएक्शंस के अंदर भी इसी बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी कि कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन कम है। तो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं चारों ही रिएक्शंस को। सबसे पहले आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्रामर के हिसाब से अगर सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखें तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ग्रुप हटेगा, दूसरा ग्रुप उसकी जगह पर आके लग जाएगा। इसी के हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखे हैं। करना क्या है? रिप्लेसमेंट करनी है एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ, उसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, एरो हम लोग कहाँ से कहाँ घुमाएं, वो कैसे डिसाइड होगा? बस आपको 2 चीजें पहचाननी आनी चाहिए। 2 चीजें पहचाननी आनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कहाँ है और इलेक्ट्रॉन्स कम कहाँ है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मिथाइल क्लोराइड हमारे पास दिया हुआ है, क्लोरोमीथेन बोल सकते हो, ये हमें दिया गया है। क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन कौन सा बना? मिथाइल का कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और न्यूक्लियोफाइल तो हमारा होता ही है इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन अटैक करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का अटैक कहाँ होगा हर रिएक्शन में? इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अटैक कर देगा कार्बन पर जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसकी वजह से क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल मिथाइल के साथ आगे लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कार्बन के 5 बॉन्ड तो हम बना नहीं सकते, इसलिए एक ग्रुप को रिमूव भी करना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप सबसे आसानी से निकलेगा? क्लोरीन, ये हो जाएगा बाहर। तो ऐसे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? देखो, मिथाइल ग्रुप का बॉन्ड बन गया है न्यूक्लियोफाइल के साथ और क्लोराइड आयन बाहर हो गया है। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस ऐसे ही होती हैं। इलेक्ट्रॉन रिच रीजन से इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन के ऊपर। कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, यही आपको पहचानना होता है। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या? देखो, हमारा मेन सबस्ट्रेट था क्लोरोमीथेन, यहाँ पर क्लोरीन हट गया है और प्रोडक्ट में एक नया ग्रुप आके लग गया है जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल से डिनोट कर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है हाइड्रोक्सियल आयन हो, साइनाइड आयन हो, इस तरीके का कुछ भी ये मॉलिक्यूल हो सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? क्लोरीन ग्रुप को रिप्लेस कर दिया एक नए ग्रुप के साथ, इसलिए इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप विद अनदर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बेंजीन की एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन करवाई गई है। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम लोग नहीं जाएंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोगों को नेक्स्ट
चैप्टर के अंदर वो मैकेनिज्म सिखाया जाएगा जब हम लोग हाइड्रोकार्बन के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस स्टडी कर रहे होंगे। वहां पर आपको पता चलेगा कि बेंजीन किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है इस रिएक्शन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बेसिकली बेंजीन के ऊपर 6 कार्बन है और 6 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। जब ये रिएक्शन अपना मैकेनिज्म पूरा करती है तब यहाँ प्रोडक्ट में कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका होता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और एक तरीके से ये समझ लो कि प्रोटॉन यहाँ से बाहर जा चुका है। तो इस रिएक्शन के अंदर भी यही होता है। मैकेनिज्म क्या है, कैसे अटैक होता है, उसका मैं आपको हिंट अभी दे देता हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देखो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन कहाँ है। इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो यही होगा। अभी क्योंकि बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, खुद बेंजीन के पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर रिच रीजन से ही इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे डेफिशिएंट रीजन पर। इस तरीके से बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, और उसके बाद एक दो स्टेप के बाद प्रोटॉन हम बाहर निकाल देते हैं और फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म होता है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग समझ गए होंगे कि इसके अंदर भी रिप्लेसमेंट हो रहा है। किसका किससे रिप्लेसमेंट हुआ, देखो ये हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो इस तरीके से ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। ये भी बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। अब ऊपर वाली सब्स्टिट्यूशन और नीचे वाली सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए। क्या, देखो ऊपर वाली रिएक्शन में हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, नया ग्रुप जो आया था वो क्या था, वो न्यूक्लियोफाइल था। इस वजह से ऊपर वाली रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन नीचे वाली बेंजीन वाली रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिप्लेस किया है। जो ग्रुप हमने हटाया है वो हमें नहीं देखना है, जो नया ग्रुप आके लग रहा है, मेन ग्रुप वही है जो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, वो क्या है। तो देखो यहाँ पर वो नया ग्रुप था इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नीचे देखते हैं भाई, यहाँ पर देखो मीथेन की रिएक्शन कराई गई है क्लोरीन के साथ और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई गई है। अगर आप लोगों ने मेरे थर्मोडायनेमिक्स वाले लेक्चर देखे हैं तो मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि पूरी थर्मोडायनेमिक्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पर क्या यूज होता है। वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए थोड़ी सी एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वो एडिशनल एनर्जी हम लोग दो फॉर्म में दे सकते हैं, या तो हीट की फॉर्म में या फिर सनलाइट की फॉर्म में। एक, जब हम लोग हीट से उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट्स को एनर्जी देते हैं हीट की फॉर्म में, तब उसे बोला जाता है थर्मल। थर्मल तरीके से हमने रिएक्शन को करवाया है। और दूसरा तरीका होता है फोटोकेमिकल, जब हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन करवाते हैं। तो ये रिएक्शन भी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर यूवी लिखा हुआ है, मतलब यूवी रेज यहाँ पर एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी तभी ये रिएक्शन होगी। तो यूवी लिखा हो या फिर डेल्टा का सिंबल बना हो हीट वगैरह का, उसका मतलब सीधा सा यही होता है कि रिएक्शन को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग या तो सनलाइट की फॉर्म में दे रहे हैं या फिर थर्मल फॉर्म में दे रहे हैं। एच म्यू लिखा हो, यूवी लिखा हो, उनका यही मतलब होता है और कोई अलग मतलब उनका नहीं होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी इसको थोड़ी सी चाहिए, यही रिप्रेजेंट कर रहा है यूवी लिखा हुआ एरो के ऊपर। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है ये अगेन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही सीखेंगे। इसका मैकेनिज्म कुछ कुछ होता है फ्री रेडिकल टाइप का। मतलब इसमें क्या होता है, हम लोगों ने इंटरमीडिएट पढ़े हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन वगैरह, वैसे ही एक फ्री रेडिकल भी हमने पढ़ा है। तो इस रिएक्शन की शुरुआत कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्लोरीन क्लोरीन का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ही वीक होता है। इस वजह से सनलाइट की प्रेजेंस में थोड़े बहुत क्लोरीन के मॉलिक्यूल होमोलिटिक क्लीवेज कर लेते हैं और क्या बना लेंगे, दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बना लेंगे।
फिर ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, मीथेन के साथ में रिएक्शन करेंगे, प्रोटॉन एक तरीके से H रेडिकल निकाल लेंगे, मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता रहता है, पूरी डिटेल में हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे। मेन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जाता है और CH3 के साथ में आके क्लोरीन लग जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर भी क्या हुआ, हमारा मेन सबस्ट्रेट जैसे कि था मीथेन, मीथेन में एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन के साथ। मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है क्लोरीन के एक एटम से, तो ये भी एक तरीके की रिप्लेसमेंट ही है। लेकिन यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हुई है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल कोई इलेक्ट्रॉन रिच है उससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ, यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये नाम हो जाएगा इस प्रोसेस का। तो ये 3 तरीके के सब्स्टिट्यूशन है जो हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है उस बेसिस पे 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताए। न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, अगर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, और अगर कोई फ्री रेडिकल जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, तो अगर कोई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट तरीके का रिएक्शन था हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन के नाम से ही हम लोग समझ रहे हैं भाई, ऐड जैसे हम लोग मैथ में करते हैं, एक और एक मिलके 2 हो जाता है, उसी तरीके से एडिशन यहाँ पर भी होंगी। 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, एक तरीके से एडिशन हो जाएगा दोनों ही मॉलिक्यूल्स का। अब एडिशन मोस्टली कहां पर होता है, एडिशन होता है मोस्टली मल्टीपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कि कोई पाई बॉन्ड अगर है तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन एटम्स पर एक एक एटम आके लग जाएगा, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा मॉलिक्यूल में दूसरा मॉलिक्यूल। इस तरीके की रिएक्शंस को बोला जाएगा एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए यहां पर देखो, इथीन दिया हुआ है, HCl के साथ में रिएक्शन इसकी करवा रखी है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले एसिड है तो प्रोटॉन देगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मान लो इसने एक पकड़ लिया है प्रोटॉन और क्या बना लेगा CH2। मान लो ये जो नया प्रोटॉन था ये हमने इस कार्बन के साथ में लगा दिया कुछ इस तरीके से, मतलब ये CH3 बन गया। अभी क्योंकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगले स्टेप में क्या होता है देखो, अगर HCl H+ दे रहा है तो एक क्लोरीन माइनस भी दे रहा होगा, तो क्लोरीन माइनस अगले स्टेप में क्या करेगा, इस कार्बन के साथ में ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH2 CH3 और इसके ऊपर आके लग गया है क्लोरीन। तो यहां पर अगर आप लोग रिएक्टेंट वाला मॉलिक्यूल देखोगे और प्रोडक्ट वाला मॉलिक्यूल देखोगे तो एक ही चेंज आया है, यहां पर डबल बॉन्ड था जो कि ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से एक कार्बन पर हाइड्रोजन आके ऐड हो गया और दूसरे कार्बन पर क्लोरीन आके ऐड हो गया। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ऐड हो जा रहे हैं 2 मॉलिक्यूल आपस में, इसलिए इन्हें बोला जा रहा है एडिशन रिएक्शन। ये है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एक और सिमिलर तरीके का एडिशन होता है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम लोग करवाते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब ये कैसे होता है देखो, हाइड्रोजन जो गैस है ना इसकी रिएक्शन करवाई जाती है इथीन के साथ। होगा क्या देखो, यहां पर एक तरीके से ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा, होमोलिटिकली मान लेते हैं कि क्लीव कर जाएगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन्स के ऊपर आके लग जाएगा। तो CH2 था, पहले डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आके लग गया, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आके लग गया। अब जो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होती है ये थोड़ा सा अलग तरीके से होती है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करवानी है। तो हाइड्रोजन गैस अगर हम लोग किसी कंटेनर में लेंगे, किसी बीकर वगैरह में लेंगे या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क में लेंगे तो हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं, पैलेडियम मेटल जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। तो पैलेडियम मेटल जो होता है, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, निकिल हो गया, इस तरीके के मेटल क्या करते हैं,
हाइड्रोजन गैस को ना ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेंगे हाइड्रोजन गैस को। और जैसे ही कोई एल्कीन का मॉलिक्यूल इस तरीके से आएगा तो हाइड्रोजन कुछ इस तरह से ऐड हो जाएंगे। तो ये बेसिकली मान लो कि कैटालिस्ट का सरफेस हो गया, पैलेडियम मेटल का सरफेस हो गया, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो गई है, और जैसे ही एल्केन उसके पास आएगा, एल्कीन उसके पास आएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। कुछ इस तरीके का एक फिजिकल केमिस्ट्री टाइप का मैकेनिज्म होता है, एडजॉर्प्शन की हेल्प से ये रिएक्शन होती है। केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव किए हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि पैलेडियम एक कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है जो कि एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करवा रहा है, एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। तो ये भी एक एडिशन रिएक्शन ही है। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के दो एटम एल्कीन के डबल बॉन्ड के ऊपर आके ऐड हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए एडिशन रिएक्शन। तो बेसिकली जो एल्कीन होते हैं या फिर एल्काइन भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी जो होते हैं, वो भी एडिशन रिएक्शन दे देते हैं। अब यहां पर देखो CH3 CH CH2 ये डबल बॉन्डेड एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास सिंपल सा क्या है, प्रोपीन है। अब ये भी एडिशन रिएक्शन दे सकता है। अभी यहां पर H+ के साथ में भी ये रिएक्शन दे सकता है, मतलब कि एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज समझ सकते हो, इसके साथ में भी ये रिएक्शन दे सकता है। हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में भी ये रिएक्शन कर सकता है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसे आप एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह कंसीडर कर सकते हो, या फिर मिथाइल रेडिकल के साथ में भी ये रिएक्शन कर सकता है। बेसिकली अगर ये H+ के साथ में रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन करेगा, तो इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल देंगे। तो इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। रीजन क्या है भाई, रीजन ये है कि एल्कीन के अंदर जो स्पीसीज हम लोग ऐड कर रहे हैं वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल आयन जब यहां पर ऐड होगा तब उसे क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसे बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रीजन क्या है, एल्कीन के अंदर जो स्पीशीज हम लोग ऐड कर रहे हैं वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसे बोल दिया जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर फ्री रेडिकल ऐड करेंगे तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन। इस तरीके से 3 तरीके से ये रिएक्शन भी हो सकती है। अच्छा बनेगा क्या, देखो बनेगा क्या ये हम लोग समझने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। रीजन क्या है भाई, एल्कीन जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। हिंट अगर मैं आपको दूं तो देखो यहां पर ना अगर H+ के ऊपर हम लोग अटैक दिखाते हैं इसका, तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक कार्बोकैटायन बनने वाला है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वगैरह कैसे होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये हम लोग समझ लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना होता है। जब न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन होगी तो ज्यादा स्टेबल एनायन बनाना हमारा मकसद रहेगा, और जब फ्री रेडिकल एडिशन होगी तब वहां पर भी फ्री रेडिकल बनेगा, तो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना वहां पे भी हमारा मकसद रहेगा। तो इन्हीं तरीकों से डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली अभी हम लोग ये समझ गए कि एल्कीन के अंदर अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे, और अगर फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है तो उसे फ्री रेडिकल एडिशन बोलेंगे। तो ये थी हमारे पास एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकाल देना, एलिमिनेशन मतलब बाहर निकाल देना। तो एलिमिनेशन से हम लोग समझ सकते हैं एक काम होगा, मॉलिक्यूल जो हमारे पास मेन होगा उसके अंदर से कोई ग्रुप या फिर मल्टीपल ग्रुप्स एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और बचा हुआ एक मॉलिक्यूल हमारे पास रह जाएगा। एलिमिनेशन का सीधा सीधा मतलब क्या है, टू रिमूव सम ग्रुप्स फ्रॉम द पेरेंट मॉलिक्यूल। पेरेंट मॉलिक्यूल से कुछ ग्रुप बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एलिमिनेशन 2-3 तरीके का होता है भाई। बीटा एलिमिनेशन ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है यहाँ पर प्रोपेन के ऊपर, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर HCl के साथ में इसकी रिएक्शन हो रही है, HCl क्या करेगा, एसिड है, प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये अटैक कर देगा। यहाँ पर क्या बना भाई, देखो CH3 CH H CH2
OH2 पॉजिटिव बन गया। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं प्रोटॉन पकड़ने के लिए, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नीचे आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल बन गया है, H2O बोल लो या फिर OH2 बोल लो, एक ही बात है। अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब ये यहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये प्रोटॉन भी यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर दो स्पीसीज बाहर निकली हैं। एक तो हमारा निकल गया है वाटर मॉलिक्यूल, माइनस साइन लगा देता हूं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है। दूसरा काम यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोटॉन भी निकल गया यहाँ से। बेसिकली हम लोग ये समझ लेते हैं कि पहले स्टेप में जो प्रोटॉन यहाँ पर यूज हुआ था वो प्रोटॉन यहाँ पर रिकवर हो गया, वापिस से एसिड जो है यहाँ पर बन गया, तो एक H+ आयन भी यहाँ से निकलेगा। अच्छा बनेगा क्या, देखो CH3CH, यहाँ इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, ये प्रोडक्ट हमारे पास आकर के बन गया। ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट हमारे पास आके बन गया। अब यहाँ पर भी क्या हुआ है, अगर आप लोग पेरेंट मॉलिक्यूल को देखोगे और मेजर प्रोडक्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हाइड्रोजन था और ये जो OH था ये निकल गया है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है यहाँ से, और इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया है। तो ओवरऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि दो ग्रुप तो यहाँ से हो चुके हैं एलिमिनेट, और एक मल्टीपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया है। इस तरीके की रिएक्शंस को बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो, एक ग्रुप निकला था हमारा हाइड्रोक्सिल, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हुआ था उस कार्बन को अगर हम लोग अल्फा कार्बन बोल लें तो हाइड्रोजन कौन से कार्बन से निकला है, अल्फा से अगले वाले कार्बन से निकला है। अल्फा से अगला होता है बीटा, तो हाइड्रोजन हमारे पास बीटा कार्बन से निकला है। हाइड्रोजन क्योंकि बीटा से निकला है इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब दो ग्रुप जो बाहर निकले उनमें एक अल्फा पे लगा था और दूसरा बीटा पे लगा था, तो एक तरीके से बीटा एलिमिनेशन इसको बोलेंगे। नीचे देखो भाई, नीचे वाले रिएक्शन में हमें दिया हुआ है अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा का मतलब होता है पहला कार्बन। अब अल्फा का अगर एलिमिनेशन हो रहा है मतलब दो ग्रुप जो निकलेंगे ना, दोनों एक ही कार्बन से निकलेंगे, सेम कार्बन से निकलेंगे। अब ये कमाल कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है CH3 क्लोरोफॉर्म, काफी यूजफुल मॉलिक्यूल है। अगर किसी को किडनैप करना होता है तो रुमाल के ऊपर थोड़ा सा लगा के ऐसे उसको बेहोश कर सकते हैं, काफी यूजफुल मॉलिक्यूल होता है ये। और यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, प्रोटॉन बाहर निकलेगा। बेसिकली CHCl3 का मॉलिक्यूल काफी इस तरीके का होता है। बेस अगर आएगा तो इस प्रोटॉन को निकाल लेगा और ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा कार्बन की तरफ। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, CCl3 मिलेगा, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, और यहाँ पर क्या आया भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक ग्रुप तो एलिमिनेट हो चुका है अल्फा कार्बन से, दूसरा ग्रुप भी इसी से निकलेगा। अब आप लोग एक बात जरूर से ध्यान में रखें भाई, जब भी किसी कार्बो एनायन के अंदर कार्बन पर एक और अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हो तो वहां पर वो लिविंग ग्रुप भी लीव कर जाता है और वहां पर बनती है कार्बीन। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं आपको फिर से बताता हूं, जब भी किसी कार्बो एनायन में कार्बन के ऊपर कोई बढ़िया लिविंग ग्रुप लगा होगा तो वहां पर कार्बीन बनेगी। जैसे कि यहाँ पर कार्बो एनायन बना हुआ था, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं क्लोरीन, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। एक तरीके से क्लोराइड आयन रिमूव हो गया और क्या बचा, CCl2, और कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर भी बच जाएगा। इसे बोला जाता है कार्बीन। आप लोग चाहो तो इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हो। देखो हमारे इस CCl3 नेगेटिव के अंदर क्या है भाई, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोराइड आयन निकल गया यहाँ से तो क्या बना, देखो क्लोराइड आयन निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया, कार्बन के पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन। आप लोग देख सकते हो CCl2 कार्बीन के अंदर कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज ये मॉलिक्यूल नहीं होता। इसके अंदर बस बेसिकली क्या होता है, कार्बन 2 तो बनाया हुआ होता है बॉन्ड क्लोरीन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर की तरह प्रेजेंट। इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है कार्बीन। जब भी कार्बो एनायन में कोई बढ़िया लिविंग ग्रुप लगा होता है तो उस लिविंग ग्रुप के लीव करने के बाद कार्बीन जो है बनती है। अब यहाँ पर देखो भाई, हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल था ये, प्रोडक्ट है ये, दोनों को ध्यान से देखो, 2 ग्रुप रिमूव हुए हैं CHCl3 में से, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और एक क्लोरीन रिमूव हुआ है, लेकिन दोनों ही ग्रुप सेम कार्बन से एलिमिनेट हुए हैं, अल्फा कार्बन से एलिमिनेट हुए हैं, इसलिए इस एलिमिनेशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन।
तो बेसिकली दो ग्रुप कौन सी पोजीशन से निकल रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसको बीटा एलिमिनेशन या फिर अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। एक सिमिलर तरीके की रिएक्शन भी होती है जिसमें गामा एलिमिनेशन देखने को मिलता है। वो कैसे होगी भाई, वो भी देखो। देखो अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करें जिसमें बेसिकली प्रोपेन है और प्रोपेन में पहले और तीसरे कार्बन के ऊपर क्लोरीन और क्लोरीन लगा हुआ है, तो एक तरीके से इसको हम लोग 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर इस कार्बन को अल्फा बोल लें तो इससे नेक्स्ट वाले को बीटा बोलना पड़ेगा और उससे नेक्स्ट वाले को गामा बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो अल्फा और गामा जब दोनों के ऊपर कोई हैलोजन लगा हुआ होता है और उसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट क्या होता है, बेसिकली जिंक मेटल को बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में, धूल की फॉर्म में पीसा हुआ होता है, उसके साथ में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर एक बड़ी कमाल की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, एक इस तरीके का ना साइक्लिक सा प्रोसेस होता है। जिंक जो है ना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास भी अच्छे खासे होते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके का ऐसा एक साइक्लिक प्रोसेस देखने को मिलता है। क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा मेटल की तरफ, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को और ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन पर कर देगा अटैक। तो यहाँ पर इस तरीके की एक साइक्लिक प्रोसेस होगी। इसमें आप चाहो तो एक ट्रांजिशन स्टेट भी दिखा सकते हो। कैसी, देखो कुछ इस तरीके की। यहां पर देखो ये बॉन्ड ऑलमोस्ट बना हुआ है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ऑलमोस्ट टूट गया है, इस क्लोरीन का बॉन्ड भी ऑलमोस्ट टूट गया है और जिंक के साथ में दोनों क्लोरीन का बॉन्ड ऑलमोस्ट बन गया है। इस तरीके की साइक्लिक सी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। अगले स्टेप में क्या होगा भाई, अगले स्टेप में सीधी सी ये प्रोसेस होगी। ये बॉन्ड यहाँ पर आप लोग कर दो ब्रेक कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जिंक के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर जंप कर जाएंगे। तो यहाँ से बेसिकली क्या क्या बाहर निकला, देखो यहाँ पर बन गई है एक 3 मेंबर की रिंग। इस तरीके का साइक्लोप्रोपेन यहाँ पर बन गया है और ZnCl2 जिंक क्लोराइड यहाँ पर निकल गया है बाहर। तो अगर हम लोग पेरेंट मॉलिक्यूल को देखें, पेरेंट मॉलिक्यूल था हमारे पास 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन, ठीक है भाई। इसके अंदर से 2 ग्रुप एलिमिनेट हो गए हैं, एक ये वाला क्लोरीन, एक ये वाला क्लोरीन, और ये बन गया है फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से रिएक्टर से प्रोडक्ट बन रहा है 2 क्लोरीन ग्रुप्स को एलिमिनेट करके। एक तरीके से हमें ये लगेगा कि दोनों क्लोरीन यहाँ से चले गए और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर जो है बन गया। तो इस तरीके की रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, गामा एलिमिनेशन बोलेंगे, क्योंकि 2 ग्रुप जो लीव किए हैं उनमें एक ग्रुप तो अल्फा पे था, तीसरा ग्रुप गामा पे था। तो अल्फा और गामा से जब एलिमिनेशन होता है तो उसे गामा एलिमिनेशन बोलते हैं। देखो अगर कहीं पर भी एलिमिनेशन हो रहा है जिससे मेन ग्रुप निकलेगा उसको तो अल्फा ही बोलेंगे, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा या फिर गामा बोलेंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से 3 तरीके का एलिमिनेशन देखने को मिलता है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अल्फा एलिमिनेशन जिसमें कार्बिन बनती है, बीटा एलिमिनेशन जिसमें डबल बॉन्ड बनता है, और गामा एलिमिनेशन जिसके अंदर 3 मेंबर की रिंग बन जाती है। तो इस तरीके से 3 तरीके का एलिमिनेशन देखने को मिलता है और डिटेल में इनको स्टडी किया जाएगा आने वाले चैप्टर्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं भाई, रीअरेंजमेंट रिएक्शन ये क्या होती है। देखो ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है, क्योंकि इनके अंदर ना हमें स्टेबिलिटी के हिसाब से देखना पड़ता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस तरीके से मैकेनिज्म जाएगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, 2 मॉलिक्यूल नहीं होते, एक सिंगल मॉलिक्यूल ही होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम जाते हैं और एक तरीके से आइसोमेराइजेशन हो जाता है या फिर बोल लो कि रीअरेंजमेंट हो जाता है। विद इन द मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट हो जाएगा, कुछ ग्रुप्स एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाएंगे, कोई नया मॉलिक्यूल ऐड नहीं होगा, कोई नया मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कोई पुराना ग्रुप एलिमिनेट नहीं होगा। विद इन द मॉलिक्यूल जैसा मॉलिक्यूल है उसी के अंदर जो ग्रुप हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, उन्हें बोला जाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब ये कहाँ कहाँ पर होती है, देखो बहुत सी जगह पर आपको रीअरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स ही यहाँ पर दे रहा हूँ। रीजन क्या होता है रीअरेंजमेंट का वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है स्टेबिलिटी का। हो सकता है 1-2 ग्रुप को अगर हम लोग मॉलिक्यूल में इधर उधर कर दें तो पेरेंट जो प्रोडक्ट हमारा बने वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाए रीअरेंजमेंट से, वही इनके पीछे का ड्राइविंग फोर्स होता है। तो यहाँ पर देखो भाई क्या होगा, जैसे कीटोन के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आइसोमेरिज्म के अंदर टोटोमेरिज्म। तो कीटोन के अंदर वो रीअरेंजमेंट होता कैसे है, देखो ये जो ऑक्सीजन है ना ये प्रोटॉन को पकड़ता है,
कार्बोनिल का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होता है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, एक डबल बॉन्ड बना लेता है। एक ही बार में मैंने सारे आरो घुमा दिए हैं, बार बार स्टेप ना करवाना पड़े। ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन आके लग गया, इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप। तो बेसिकली इस तरीके से क्या हुआ, प्रोटॉन का रीअरेंजमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर उधर हुए हैं और टोटली एक डिफरेंट मॉलिक्यूल बन गया है। पहले हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल था ये सिंपल सा कीटोन था, इसको कीटो बोल देते हैं, कीटो फॉर्म है बेसिकली ये इस मॉलिक्यूल की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक तो हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया जिसको हम लोग ईन बोलते हैं, और एक हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बोल गया, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बन गया जिसको हम लोग ओल से रिप्रेजेंट करते हैं। सफिक्स क्या होता है अल्कोहल का, ओल। तो इस फॉर्म को हम लोग ईन प्लस ओल या फिर इनोल भी बोलते हैं। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कीटो और इनोल का टोटोमेरिज्म यहाँ पर हो गया है। इस रिएक्शन को बोला जाता है टोटोमेरिज्म। ये भी एक तरीका का क्या है, रीअरेंजमेंट है। इसके अंदर भी क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप है। अभी यहाँ पर जहां पर नाइट्रोजन के साथ में OH है और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, तो इस तरीके की रिएक्शन जो है वो रीअरेंजमेंट के अंदर जाती है। कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर बनता है, अमाइड एक तरीके से बनता है और इस रिएक्शन को बोला जाता है बेकमन रीअरेंजमेंट। ये जो पेरेंट मॉलिक्यूल हमारे पास है जहां पे कार्बन का नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, उसके बाद में OH है, इसे बोला जाता है ऑक्साइम। और बेसिकली ऑक्साइम जो है वो रीअरेंज हो जाता है एक अमाइड के अंदर। इसमें बनता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, और यहां पर आगे लग जाएगा NCH3 और एक H। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट इसमें बनता है। बेसिकली एक अमाइड यहाँ पर बन जाता है, इसे बोला जाता है भाई बेकमन रीअरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड एज बेकमन रीअरेंजमेंट। ये कुछ एक प्रोडक्ट यहाँ पर आके बन जाता है। मेन मैकेनिज्म इसका हम लोग बाद में देखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स और नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका जो है डिस्कशन अच्छा खासा आएगा। तो इसे बोला जाता है बेकमन रीअरेंजमेंट। एक और तरीके का हम लोग सिंपल सा रीअरेंजमेंट देखते हैं भाई। बेसिकली जब भी आपकी किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बने तो कार्बोकैटायंस के अंदर ना कई बार कई बार हाइड्राइड का शिफ्ट हो जाता है, कई बार मिथाइल ग्रुप का शिफ्ट हो जाता है। तो कार्बोकैटायन जब भी बने तो रीअरेंजमेंट का हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कार्बोकैटायन बन रहा है, अभी यहाँ पर बना है हमारे पास कौन सा कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से हमें पता है कि ये उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर इस हाइड्राइड ग्रुप को शिफ्ट कर दें इस कार्बन के ऊपर, तब क्या होगा देखो, तब CH2 पॉजिटिव का तो बन जाएगा CH3, नीचे एक CH3 ऑलरेडी है, यहाँ पर भी एक CH3 है। क्योंकि यहाँ से हाइड्राइड ग्रुप चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरीके से यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट हुई जहां पर हाइड्राइड ग्रुप शिफ्ट कर गया, और हाइड्राइड ग्रुप शिफ्ट करने से हुआ क्या, प्राइमरी कार्बोकैटायन से बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन। अब टर्शरी कार्बोकैटायन हमें पता है भाई हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, रीअरेंजमेंट के पीछे की जो ड्राइविंग फोर्स होती है ना, वो स्टेबिलिटी ही होती है। थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, वही यहाँ पर होती है। हालांकि कीटोइनोल के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। मोस्टली न्यूट्रल कंडीशंस में कीटोन ही हमारा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इनोल फॉर्म कई बार एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह से कई बार ज्यादा स्टेबलाइज हो जाती है, अदरवाइज कीटो ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो मेनली बेकमन रीअरेंजमेंट हो या फिर किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट हो, ड्राइविंग फोर्स ज्यादा स्टेबिलिटी ही होती है अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से। तो कार्बोकैटायन भी अगर आप लोग रीअरेंजमेंट करवा के थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल बना सकते हो तो बेझिझक बना देना। किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन दिखे तो ध्यान रखना। अब आगे हम लोग एक लास्ट रिएक्शन करते हैं भाई। आप लोगों को अपने हिसाब से बताना है कि ये रिएक्शन जो है हम लोग एलिमिनेशन की कैटेगरी में रखें या एडिशन की कैटेगरी में रखें या फिर रीअरेंजमेंट की कैटेगरी में रखें या फिर कौन सी बच गई, सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखें। होता क्या है इस रिएक्शन में मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर हमें दी गई है एक
1,3-ब्यूटाडाइईन। ब्यूटेन है, उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड बने हुए हैं, एक पहले एक दूसरे कार्बन के बीच में, एक तीसरे चौथे कार्बन के बीच में। तो एक ब्यूटाडाइईन है, उसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं इथीन के साथ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ करेगा, ये यहाँ करेगा, एक तरीके से साइक्लिक तरीके से घूम जाते हैं इलेक्ट्रॉन और कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। बेंजीन मत बना देना, यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है बताओ, सब्स्टिट्यूशन हुआ है या फिर एडिशन हुआ है या फिर एलिमिनेशन हुआ है या फिर रीअरेंजमेंट हुआ है? देखो रीअरेंजमेंट यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है, इसलिए आप इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं बोलेंगे। बेसिकली जब भी रीअरेंजमेंट हो तो वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बल्कि किसी ग्रुप का भी शिफ्ट होना चाहिए, उसी को रीअरेंजमेंट बोला जाता है। वरना इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट तो हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन के अंदर होता है, उन्हें रीअरेंजमेंट नहीं बोलेंगे। ऊपर वाली तीनों रिएक्शंस के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो किसी ग्रुप का यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नहीं। फॉर एग्जाम्पल कीटोइनोल टोटोमेरिज्म में प्रोटॉन का शिफ्ट हुआ, यहाँ तो पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही चेंज कर गया। बेसिकली ये बैकमन रीअरेंजमेंट में जो OH होता है ना, ये वाटर बन के बाहर निकल जाता है और वो वाटर बाद में फिर इस कार्बन पर अटैक कर देता है, उसके बाद 2-3 प्रोटॉन निकलते हैं और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है। तो यहाँ पर भी एक ग्रुप का शिफ्ट हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट नहीं हुआ, प्रोटॉन या फिर कोई और एटम भी यहाँ से शिफ्ट किया है। सिमिलरली कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में भी यहाँ पर हाइड्राइड का शिफ्ट हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन नीचे वाली रिएक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हुआ है, इस वजह से इसको रीअरेंजमेंट नहीं बोला जाता। ये असल में एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। इस तरीके की रिएक्शन जिनमें पाई बॉन्ड्स की मूवमेंट की वजह से कोई एडिशन हो जाए या फिर कोई नया मॉलिक्यूल बन जाए, इस तरीके की रिएक्शंस को बोला जाता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरी मतलब एक पेरीफेरी के अंदर, एक सर्कमफेरेंस के अंदर साइक्लिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन होगी, जिसकी वजह से एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, तो इसे बोला जाता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। और पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में भी ये स्पेसिफिकली जिस रिएक्शन का एग्जांपल है उसे बोला जाता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन सबसे पहले स्टडी की थी डील्स-एल्डर ने, इसलिए इस रिएक्शन को डील्स-एल्डर रिएक्शन भी बोला जाता है, डाइल्स-एल्डर रिएक्शन भी कुछ लोग बोलते हैं। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन ये होती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, ऐड हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमने 4 तरीके की रिएक्शन पढ़ी हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद रीअरेंजमेंट। इन सभी रिएक्शंस को और ज्यादा डिटेल में स्टडी किया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय गाइस।